जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्म फोर्सेस की पहली वुमेन ऑफिसर जिन्हें नियुक्त किया गया है एडीसी के तौर पर। भारत और केन्या के डिफेंस फोर्सेस मिलकर करेंगी काम। इसरो ने अपने एक यूनिक एक्सपेरिमेंट से पूरी दुनिया को फिर से चौंकाया। मेटा ने रिवील किया भारत के खिलाफ चाइना का कोवर्ट प्रोपेगेंडा। और इंडियन आर्मी की इन हाउस इनोवेशन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए साइन हुआ MOU। From 1947 to 2023, witness the evolution of the Indian Air Force's fighter jets, जिन्होंने बनाया भारतीय वायुसेना को दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना। Only on Defense Squad app. Download now from Play Store. इंडियन आर्मी की स्नो लेपर्ड ब्रिगेड से कैप्टन गीतिका कौल इंडियन आर्मी की पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर बनी है, जिन्हें दुनिया के सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉय किया गया है। और सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी तैनाती से पहले कैप्टन गीतिका कौल ने सियाचिन बैटल स्कूल में अपनी इंडक्शन ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया था। और इसके अलावा एक और अपडेट है जिसमें इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी, तो ये इंडियन आर्म फोर्सेस की पहली वुमेन ऑफिसर बनी है जिन्हें भारत में किसी गवर्नर के ADC यानी कि 8 डे कैंप के तौर पर अपॉइंट किया गया है। और इन्हें मिजोरम के गवर्नर का ADC नियुक्त किया गया है। और आसान शब्दों में आपको बता दें कि ADC का मतलब होता है जब किसी सीनियर पर्सन के लिए पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर मिलिट्री ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। जैसे कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के जो चीफ हैं उन सभी के पास आमतौर पर 3 ADCs होते हैं, जबकि भारत की राष्ट्रपति और इंडियन आर्म फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर के पास 5 ADC होते हैं, 3 आर्मी से और एक नेवी और एयरफोर्स से। और राज्य के जो गवर्नर्स होते हैं तो उनके लिए भी 2 ADC होते हैं, एक इंडियन आर्म फोर्सेस से और एक इंडियन एंड स्टेट पुलिस सर्विसेज से। और केवल जम्मू कश्मीर ही ऐसा है जहाँ के गवर्नर के जो ADCs होते हैं वो दोनों ही इंडियन आर्मी से ही अपॉइंट किए जाते हैं। और बाकी आपको ये भी बता दें कि कल जो इंडियन एयरफोर्स का एक पिलाटिस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था और जिसमें हमने अपने दोनों पायलट्स को खो दिया था, तो उनमें से एक पायलट थे इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर अभिमन्यु राय और जबकि दूसरा था कैडेट पायलट जो कि वियतनाम से था। आज मंगलवार को केन्या के राष्ट्रपति ने आतंकवाद को भारत और केन्या दोनों देशों के लिए एक बड़ा इशू बताते हुए ये कहा कि इस चुनौती का सामना करने के लिए केन्या और भारत की जो डिफेंस फोर्सेस है वो कोलैबोरेशन करेगी और इस कोलैबोरेशन में इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एक्सपीरियंस, नॉलेज, इंटेलिजेंस, इन सभी का आदान प्रदान शामिल रहेगा। और ये बात उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ एक जॉइंट प्रेस मीट के दौरान कही है और जिसमें उनको ये भी कहना था कि मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि भारत केन्या के लिए एक बेहद उपयोगी रहा है और मैंने हिंद महासागर में केन्या से संबंधित और प्रासंगिक संसाधनों के अनुसंधान और दस्तावेजीकरण यानी कि रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन, तो इन सब के लिए भारत के समर्थन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। हमारे पास ऑलरेडी मैप्स हैं, हमारे पास पहले से डॉक्यूमेंटेशन है जिनका उपयोग हम केन्या में अपनी समुद्री और ब्लू इकोनॉमी की एक्सप्लोटेशन के लिए करने जा रहे हैं और उसके लिए हम भारत सरकार को धन्यवाद कहते हैं। और ये भी बताया गया कि जो भारत सरकार है वो केन्या के एग्रीकल्चर मैकेनिज्म को सपोर्ट करने के लिए $250 मिलियन तक के लाइन ऑफ क्रेडिट पर विचार कर रही है। और इसके अलावा ये भी बताया गया कि भारत सरकार ने केन्या के एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए $250 मिलियन तक के लाइन ऑफ क्रेडिट को प्रोवाइड करने का फैसला लिया है। और बाकी जैसे कि हम सभी ने देखा है कि हाल ही के समय में जो भारत है वो कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए एक लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर की तरह उभर के सामने आए हैं और भारत सरकार ने अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने पर काफ़ी ज़्यादा फोकस भी किया है, जो कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भी है। अब ये वाला जो अपडेट है वो है स्पेस सेक्टर से, जहां हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने एक यूनिक एक्सपेरिमेंट के साथ एक बार फिर से पूरी दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाकर हैरान किया है। और हुआ यह है कि चंद्रयान 3 का जो प्रपल्सन मॉड्यूल था जो कि चंद्रमा के ऑर्बिट पर चक्कर लगा रहा था, तो उसे सफलतापूर्वक चंद्रमा के ऑर्बिट से वापस पृथ्वी के ऑर्बिट में बुला लिया गया। और अब इसके अंदर जो शेप पेलोड था उसका इस्तेमाल करके पृथ्वी की स्टडी की जाएगी। हालांकि योजना ये थी कि ये जो पेलोड है ये सिर्फ 3 महीने ही चलेगा, क्योंकि माना तो यही जा रहा था कि जो प्रपल्सन मॉड्यूल है वो सिर्फ इतने दिन ही काम कर पाएगा और फिर उसके बाद इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन अब हुआ यह कि इस प्रपल्सन मॉड्यूल में इतना फ्यूल अभी भी है कि वो अभी भी सालों तक काम कर सकता है। और इसलिए तय किया गया कि इस प्रपल्सन मॉड्यूल को वापस पृथ्वी के नज़दीक और उसके सही ऑर्बिट में लाया जाएगा। और 9 अक्टूबर 2023 को इसरो के साइंटिस्ट ने इस मॉड्यूल को अपने ऑर्बिट बदलने का निर्देश दिया था और फिर धीरे धीरे करके इसरो ने इस मॉड्यूल को चंद्रमा के ऑर्बिट से बाहर निकाल के पृथ्वी के ऑर्बिट की तरफ बुलाया। और आसान शब्दों में कहने का मतलब यह है कि इस यूनिक एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि भारत न केवल अपने नए मिशंस को लॉन्च करने की बल्कि अब उन्हें वापस लाने की क्षमता भी रखता है। और ये जो क्षमता है ये भविष्य के इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए बेहद जरूरी है और अब इसका फायदा आने वाले मिशंस की योजना को और भी अच्छी तरह से तैयार करने के दौरान होगा। और बता दें कि चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर के साथ जो हॉप एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो ये प्रपल्सन मॉड्यूल को वापस लाने वाला एक्सपेरिमेंट भी उतना ही महत्व रखता है और इस सफलता के लिए इसरो को बहुत बहुत बधाई। और वैसे इसरो से याद आया
हमारी क्लोथिंग साइट squadron.in पे जाके इसरो वाले नए डिज़ाइन को चेकआउट करना ना भूलें। और वैसे आपको बता दें कि जो इसरो वाला डिज़ाइन है ये हमारा सबसे बेस्ट सेलिंग डिज़ाइन बन चुका है। तो ये तो आप सभी जानते ही हैं कि जो चाइना है तो वो किस तरह से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके दुनिया भर में फेक नैरेटिव सेट करता है। लेकिन अभी हाल ही में मेटा, जो कि पहले फेसबुक के नाम से मशहूर थी, तो उसने चाइना के एक बहुत बड़े प्रोपेगेंडा को बस्ट किया है। और मेटा ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने करीब 4700 ऐसे फेक चाइनीज अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करके सस्पेंड किया है, जो कि 2024 के यूएस इलेक्शंस में ऑनलाइन ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के उद्देश्य के साथ बनाए गए थे। और ये जो अकाउंट्स थे ये पॉलिटिक्स और अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप से संबंधित कंटेंट को पब्लिश कर रहे थे। और केवल यूएस के इलेक्शंस ही नहीं बल्कि भारत में भी जो इलेक्शंस होने वाले हैं तो उन इलेक्शंस को भी डिस्टर्ब करने के उद्देश्य के साथ इनको स्थापित किया गया था। और थे तो ये चाइनीज अकाउंट्स, लेकिन इन्हें इस तरह से बनाया गया था ताकि किसी को ऐसा लगे कि ये अमेरिकन्स या फिर इंडियंस अकाउंट है। और इन अकाउंट्स के माध्यम से अलग अलग टॉपिक्स पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही थी। और इस तरह के डिसेप्टिव नेटवर्क्स के मामले में अब जो चीन है तो वो दुनिया में तीसरा सबसे लार्जेस्ट जियोग्राफिकल सोर्स है। और वैसे एक सोचने वाली बात यह भी है कि मेटा ने चलो इतने सारे अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करके सस्पेंड किया है, लेकिन अभी भी ऑलरेडी ऐसे कई सारे अकाउंट्स होंगे या अभी तक और भी नए अकाउंट्स बना दिए गए होंगे चाइनीज़ प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। बाकी इसके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि जो चीन है वो म्यांमार में अशांति बनाए रखने के उद्देश्य के साथ काफ़ी चुपचाप तरीके से म्यांमार के रैपर्स को वेपन्स के शिपमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और उन वेपन्स में असॉल्ट राइफल्स, सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल्स, हैवी मशीन गन्स, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर्स, टोड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, तो इस तरह के वेपन्स भी शामिल हैं। और चीन म्यांमार की स्टेबिलिटी को ख़राब करने में क्यों लगा हुआ है, तो इस पर अगर आपको एक डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर कमेंट्स ज़्यादा होते हैं तो इस पर हम आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस जरूर लाएंगे। और बाकी वीडियो को लाइक करना तो ना भूलें। 7 और 8 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एवियोनिक्स एक्सपो 2023 में HAL अपने कई अलग अलग वैरायटी के एवियोनिक्स सिस्टम को डिस्प्ले करने वाली है। और जिनमें HAL के कुछ अत्याधुनिक सिस्टम्स जैसे कि एडवांस फ्लाइट कंट्रोल, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, नेविगेशन सिस्टम्स, तो ये भी शामिल रहेंगे। और इस दौरान एवियोनिक सिस्टम्स के कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस भी दिए जाएंगे, जिससे विजिटर्स को HAL के एवियोनिक सिस्टम्स की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को विटनेस करने का मौका मिलेगा। बाकी आज 5 दिसंबर को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में इंडियन आर्मी ने इनो योद्धा 2023 नाम से आइडिया एंड इनोवेशन कॉम्पिटिशन एंड सेमिनार को आयोजित किया था। और इस दौरान कई सारे स्वदेशी और इन हाउस इनोवेशंस भी देखने को मिले, जैसे कि ट्विन ATGM वाले ICV, एंटी ड्रोन गन्स, असॉल्ट राइफल से इक्विप्ड ड्रोन्स। और इस तरह के इंडियन आर्मी के टॉप 22 इनोवेशंस इस दौरान डिस्प्ले किए गए थे। और इसके अलावा इस दौरान आर्मी के एक इनोवेशन विद्युत रक्षक के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एक MOU भी साइन किया गया। ये जो विद्युत रक्षक है इसे आर्मी के मेजर राजप्रसाद ने विकसित किया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1961 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और इन्हें मरणोपरांत भारत के हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1992 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट राकेश सिंह ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। और आज के दिन 1971 में सेकंड लेफ्टिनेंट जे जयसिंह राणे, हवलदार उमेश कुमार, कैप्टन देवेंद्र सिंह अहलावत और सिपाही संपूर्ण सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इनमें से कैप्टन देवेंद्र सिंह अहलावत को मरणोपरांत महावीर चक्र से, जबकि बाकी वीर योद्धाओं को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 1971 में मेजर DS पन्नू वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1971 के वॉर में स्क्वाड्रन लीडर JM मिस्त्री, फ्लाइट लेफ्टिनेंट GS राय और फ्लाइंग ऑफिसर KL मलकानी, तो इन वीरों ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 2014 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए जम्मू कश्मीर के बारामूला में लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार, हवलदार सुभाष चंद और लांस नायक गुरमेल सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। और लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि फामागुस्ता ये इंडियन आर्मी के किस ब्रेवहार्ट के टैंक का कोड नेम था। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक पक्का करना। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। बाकी squadron.in पर जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।